नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। कई अन्य मुद्दों पर भी बनाए गए सख्त कानून। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। राजनीतिक दलों का जनता के बीच जाना शुरू। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी। सोशल मीडिया के जरिए जनता को साध रही बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस को बताया भानुमति का कुनबा। बोले, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की वो हमें दे रहे लोकतंत्र का ज्ञान। रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने किया पलटवार। बोली, बीजेपी को निशंक ने किया दरकिनार, इसलिए दे रहे ऐसे बयान। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप पहुंचे हरिद्वार। दक्षिण काली मंदिर में की पूजा अर्चना। श्री दक्षिण काली मंदिर में मां के किए दर्शन। पूजा अर्चना के बाद बिहार वापस गए तेज प्रताप। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। चुनावों को लेकर बाहरी वाहनों पर कड़ी निगरानी। एसएफटी टीम ने 100 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग। हरिद्वार के अस्पताल में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करने आए पीएम। कार्यक्रम से एक दिन पहले अचानक चली गोलियां। भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंची। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रामनगर कॉर्बेट पार्क के लैंडस्केप में 15 सालों बाद दिखा दुर्लभ प्रजाति का सांप। स्नेक सोसाइटी के अध्यक्ष ने सालाजार पेट वाइपर सांप को किया रेस्क्यू। सांप की इस प्रजाति को देख कॉर्बेट प्रशासन हुआ गदगद। रुद्रपुर में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक। एक की मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है, जिसके चलते पीएम मोदी ने रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भारी तादाद में आम जनता मौजूद रही। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट सहित तमाम विधायक और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय शंखनाद रैली में शंख भेंट की। प्रदेश अध्यक्ष ने पहाड़ी टोपी पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके अलावा उन्हें एपेट की पेंटिंग और नीम करोली महाराज की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी भी पूरा होने की गारंटी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। उन्होंने देवभूमि को नमन करते हुए अपने तीसरे टर्म का एक्शन प्लान भी बता दिया। महत्व है वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। भाइयों बहनों,
इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में जनता को समर्पित किया है, 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे बीच नैनीताल लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा का आह्वान किया है जनता के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से आज आपने देखा यहाँ पर जल सैलाब आया है, ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और माननीय मोदी जी को जो रिस्पॉन्ड करा है यहाँ की जनता ने कि इस बार उनको 5 लाख वोटों के ऊपर से जिताना है हर सीट को, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं देखते हुए जनता का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम हमको मिला था और उसके बाद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए। मैदान कम पड़ गया। मोदी जी ने मन से ये बात कही कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये लोगों का प्रेम और विश्वास मोदी जी के प्रति दिखाता है। जो उत्तराखंड है, यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं और बड़े आत्मसम्मानी हैं। जो स्नेह और प्रेम विकास के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिस तरह से वो यहाँ आते हैं, जिस तरह से हम लोग से बातें करते हैं, यहाँ वो सारी विकास की बातें कर रहे थे, समस्याओं की बात कर रहे थे, चुनाव की बात। 40 करोड़ देशवासियों के साथ है और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार सभी को अपना परिवारजनों का एक विषय बताया कि सब परिवार मेरे ही परिवार के लोग हैं और उनके सरकारों में नेतृत्व में जिस प्रकार जन कल्याण योजनाओं का लाभ लेकर आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है, एक अपने में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक तो प्रधानमंत्री रहते हुए भी और जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे, मैं कहूँगी राजनीतिक करियर से पहले भी उत्तराखंड से उनका जो जुड़ाव है, जो आना है उनका लगातार यहाँ की वादियों में रहना, यहाँ के बारे में जानना, पहचानना, लोगों को जानना, और सभी कुछ वो जानते हैं, चाहे यहाँ की ज्योग्राफी हो, चाहे यहाँ का व्यक्ति हो, चाहे यहाँ के महिला हो, चाहे यहाँ के बुजुर्ग हो, कुछ भी चीज है वो सब जानते हैं। तो आज उनका जब वो रुद्रपुर में अपनी बात कह रहे थे तो वो साफ उनके जो वो वक्तव्य रख रहे थे उससे झलक रहा था कि वो किस तरीके से उत्तराखंड को पहचानते हैं, जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में रैली कर चुनावी हुंकार भरी, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। चुनावी मौसम में हर कोई एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर वोटरों को लुभाने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी पर सवाल पूछने में लगी हुई है। हम सब जानते हैं कि मोदी जी लगातार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और तमाम ऐसी बातों को करते रहे, लेकिन आज उत्तराखंड की बेटियां जानना चाहती हैं कि क्या वो उनके परिवार का हिस्सा है कि नहीं। देश ने तो देखा कि चाहे जब खिलाड़ी बहनें हमारी सड़कों पर थीं, मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौक़ों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। प्रधानमंत्री जी को इसलिए जवाब देना चाहिए कि उत्तराखंड की जनता ने लगातार 2 बार 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री जी के कहने पर 5 सांसद उत्तराखंड से चुन करके भाजपा के भेजे। नालायक लोग, निकम्मे लोग, निकृष्ट लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उनको मोदी जी के कहने पर केवल लोगों ने भेज दिया। महारानी को देखिए आप, 5 साल तक कोरोना जैसी स्थिति में भी जो सांसद अपनी जनता के बीच में नहीं गया, उनको भी 2 बार चुन करके भेज दिया। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे नाम पर चुन करके भेज दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी आपके नाम पर चुन करके अगर भेजेंगे तो उत्तराखंड के सवालों के जवाब तो आप ही को देने पड़ेंगे।
हमारे सवाल हैं उनसे, भर्ती घोटाले के पीछे कौन है, अंकिता भंडारी के पीछे जो VIP है वो कौन है, उसकी गिरफ्तारी कब हो रही है, उत्तरकाशी की जनता को कब न्याय मिलने वाला है, केदारनाथ का जो सोना चोरी हुआ उसके पीछे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कहाँ तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात जो इस प्रदेश के युवा सेना के अंदर 20 साल की भर्ती के लिए हमेशा तैयारी करते थे, सेवा देने के लिए तैयार रहते थे, वो अग्निवीर के नाम पे आपने सिर्फ 4 साल की कर दी है, तो उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है? ये तमाम सवाल लेकर के आज हम प्रेस के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी राष्ट्रीय मीडिया जो है उत्तराखंड की जो प्रभारी है वो आई थी और उन्होंने राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दों को लेकर प्रेस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाए, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के मुद्दे उठाए और हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के मुद्दे रखे। हमारा मानना यह है कि वर्तमान की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार वो बेरोजगारी पर विफल है, वो नशे के खिलाफ विफल है, किसान की आमदनी दोगुनी करने में विफल है, महिलाओं की सुरक्षा में विफल है। मेरा सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी ये बताइए कि उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले हुए उनके पीछे कौन है, इसका आप आज जनता को जवाब दे करके जाएं। जो अधीनस्थ सेवा के अंदर अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा देते हुए जिस सफेद पोश नेता के इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, वो सफेद पोश नेता कौन है उसकी भी जानकारी देते हुए जाएं। हमारे मोदी जी से ये भी इच्छा रहेगी कि क्या वो अंकिता भंडारी के माँ बाप से मिलने वाले हैं, क्या उनको बताने वाले हैं वो जनता को कि ये अंकिता भंडारी के केस में जो VIP थे वो VIP कौन थे और उनकी गिरफ्तारी कब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को खुद के लिए तो 15-20 साल चाहिए, लेकिन इस प्रदेश के जो युवा हैं जो सेना में 20 साल की नौकरी देना चाहते हैं, सेवाएं देना चाहते हैं, उनकी सेवाओं को घटा करके आप अग्निवीर के नाम पे 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर देते हैं। तो मोदी जी उन नौजवानों को भी बता करके जाएं कि इस 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल योजना के पीछे उनकी आखिर में। बुलेटिन में रुक करेंगे एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में सरकार की योजनाएं गिनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ये प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ ही कहा कि हमने नकल अध्यादेश, दंगा निरोधी कानून, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। इसके साथ ही हमने अभियान चलाकर हजारों एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। उत्तराखंड में बीते दिनों टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के मजबूत स्तंभ और प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भेज दिया है। अब कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि दीपक बलियोटिया की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से साउथ एवेन्यू दिल्ली में बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार दीपक बलियोटिया देर शाम तक कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों का जनता के बीच में जाना शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे के साथ जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी 5 लोकसभा सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए जनसंपर्क अभियान और सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। वहीं कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि हमारे क्षेत्र में 52 शक्ति केंद्र है, इसे हमने 5-5 बूथों में विभाजित किया है। सभी बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख आम जनता के बीच में प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद उत्तराखंड में लाउडस्पीकर और डोर टू डोर प्रचार शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से हमने हमारे क्षेत्र में 52 शक्ति केंद्र हैं, जिनको हमने 5-5 बूथों के शक्ति केंद्र बनाए हैं।
जिसमें से 3 शक्ति केंद्र बचे हैं। बाकी सभी शक्ति केंद्रों में जाके हमने शक्ति केंद्रों से बातचीत कर ली, वहाँ बूथों के अध्यक्षों को बुलाकर बूथ अध्यक्षों से बातचीत कर लिया और उनके साथ बैठकर पन्ना प्रमुख तय कर लिए। अब लाउड स्पीकर का प्रचार या डोर टू डोर प्रचार मोदी जी 2 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद चालू। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने परिवारों को बचाने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार में शुरू से ही लिप्त है। जिन्होंने 1975 में लोकतंत्र की हत्या की हो, वो हमें लोकतंत्र ना ही सिखाएं तो बेहतर। ये परिवारों को बचाने का यदि आप उसका समीक्षा देखेंगे तो ना तो नीति न कोई उनका विजन, केवल एक ही नीति है, एक ही विजन है कि परिवारों को कैसे बचा सकते हैं। और ईडी, सीबीआई, ऐसे ईडी का नाम लेते ही थर-थर कांपने लगते हैं। आप बताइए कि यदि ईडी ने आपके खिलाफ कोई केस दर्ज किया है तो क्या वो झूठा था? आपको रिपोर्ट क्यों नहीं जो है दे रहा है भाई? कोर्ट ने भी इस बात को देख लिया कि आप कैसे करके महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठ करके इतना गलत काम कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई अपना काम करेगी और हमको सिखाते हैं, कांग्रेस लोकतंत्र सिखाते हैं। 1975 में जिन्होंने लोकतंत्र का भला कौन किया था, जिन्होंने पत्रकारों सहित क्या नहीं किया उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वहां पर लोकतंत्र समझाते हैं आज, जिन्होंने लोकतंत्र को एक बार नहीं कई बार प्रश्न किया हो। वहीं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि निशंक को भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट नहीं देकर दरकिनार कर दिया है, इसलिए वे ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। निशंक जी का तो पता नहीं, हम तो गौरवान्वित हैं अपने आप को भारतीय कहलाने पर। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इनकी नाक नीचे हो रही थी, ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे अपने को भारतीय कहने में। निशंक जी दूसरे देशों से डॉक्टरेट की उपाधि लेकर आते हैं, तो इनको रोका किसने था? अगर ये इतना शर्मसार हो रहे थे 2014 से पहले अपने आप को भारतीय कहलाने में और दिखाने में, जताने में, तो फिर इनको किसी दूसरे देश में बस जाना चाहिए था। और किस हैसियत से कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस निशंक जी? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारतीय जनता पार्टी ने तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया हरिद्वार से, और उसके बाद अब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जगह जगह आप बड़े बड़े होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विपक्षियों की लानत मलानत करेंगे। जनता रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। निशंक जी बताएं कि आपने क्या कीर्तिमान स्थापित करा, एक केंद्रीय मंत्री रहते हुए उत्तराखंड के लिए क्या सौगात लाए आप इतने सालों से सांसद हैं हरिद्वार के। आप बताएं कि सांसद के रूप में, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आपका क्या योगदान इस उत्तराखंड के लिए है। और ऐसे में आप भानुमति का पिटारा बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन को, जो आपने भारतीय जनता पार्टी को कूड़ेदान बना दिया है, जो सारे विपक्षी दल के नेताओं को, पदाधिकारियों को तोड़-फोड़ आप कर रहे हैं, वो आपकी हताशा, निराशा और बदहाली बताता है कि आपको अब अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से लगातार अवैध हथियारों को सीज किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है। अभी तक काफी मात्रा में अवैध शराब और अवैध कैश काफी मात्रा में बरामद किया जा चुका है। सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसा आपको पता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन जो है 2024 उसके प्रक्रिया गतिमान है, तो इसी के तहत जो है हमारे यहाँ जो हमारे इंटर स्टेट बैरियर्स हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स है, वहां पर जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है। हमारी एसएसटी ये टीमें भी लगाई गई हैं। इनके द्वारा लगातार राउंड द क्लॉक जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। उस चेकिंग में अवैध शस्त्र की बरामदगी हो गई है, अवैध शराब की बरामदगी हो गई है, एनडीपीएस की बरामदगी हो गई है, अवैध कैश की बरामदगी हो गई है, या फिर ऐसा कोई साजो सामान जो कोई पार्टी जो है किसी पब्लिक में बांटने के लिए ले जा रही होगी, तो वो भी उसकी भी बरामदगी की जा रही है। तो अभी तक काफी अच्छी बरामदगी जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा, चाहे वो कैश की हो, अवैध शस्त्र की हो, शराब की हो, जैसा कि आपको पता है, वो कार्रवाई की गई है। और लगातार राउंड द क्लॉक जो है हमारी टीमें लगातार जो है चेकिंग कर रही हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए करीब 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की गई है। हालांकि हमारी ओर से करीब 1600 वाहनों को अधिग्रहण कर लिया गया है। साथ ही 20% वाहनों को रिजर्व में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर अन्य वाहन उपलब्ध कराए जा सके। देखिए 170 बसेस हमें यहाँ पर करनी है विभिन्न पोलिंग पार्टीज के लिए। उसके अलावा हमको छोटे वाहन जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जूनियर मजिस्ट्रेट, बीएससी, एसएसटी और अन्य सर्विलांस टीम्स के अलावा जो पुलिस को हमें गाड़ियाँ देनी है उसको मिला के 100 पर छोटे वाहन हमें करने हैं और हमने लगभग व्यवस्थाएं कर ली है। पुलिस की डिमांड अभी चूंकि बहुत नई आई है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि अभी तक 178 अवैध शराब के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लगभग 20 लाख की शराब जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा 54 लाख रुपए की ड्रग और 21 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। कानपुर से विधायक उमेश कुमार के सोशल मीडिया पर भारत माता की जय को लेकर दिए बयान ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि विधायक उमेश कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि उनके बयान को एडिट किया गया है। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी बढ़ती लोकप्रियता विरोधियों को रास नहीं आ रही। ये विरोधियों की सोची समझी एक बड़ी साजिश है जिसे बेनकाब किया जाएगा। अपना विवेक है, कौन बोलना चाहता है, कौन नहीं बोलना चाहता। मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोलना चाहते हैं, दूसरा नहीं बोलना चाहता। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती थोड़ी थोपेंगे। ये तो क्या है कि भाजपा और कांग्रेस के पास कोई काम तो है नहीं। इनका काम है बयानों को काटो और काट के चलाना शुरू कर दो। आज ये इतने बौखला गए हमारी लोकप्रियता से, इनको ये लग रहा है कि आज सर्व समाज उमेश कुमार के साथ है, तो किसी भी तरीके से कोई भी एजेंडा चला के बदनाम करने का प्रयास करो। बड़ा बिल्कुल लगातार षड्यंत्र इसी तरीके के। अभी उस दिन उन्होंने मौलाना रिजवी साहब ने काट के स्क्रीनशॉट कहीं से लाके जबरदस्ती चला दिया, तब मैंने उसका खंडन किया। उन्हें बताया कि आप झूठे स्क्रीनशॉट ना चलाएं। तो ये तो रोज आप बताइए चुनाव मुद्दों का हो रहा है या चुनाव उमेश कुमार के खिलाफ हो रहा है? हरिद्वार में चुनावों के दौरान सड़कों पर दूसरे जिलों और राज्यों के वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और चुनाव में लगे अधिकारी बाहरी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार लोकसभा में लगाई गई एसएसटी टीमें भी मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई हैं। एसएसटी ने 100 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की है। आपको बता दें कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कैश और शराब की रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। उसके बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रत्येक प्रकार के वाहन को चेक कर रहा हूँ, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का है, चाहे विधायक का है, चाहे विपक्ष का है, चाहे प्रदेश का है, चाहे भारत सरकार का है, चाहे अन्य प्रदेश का है। मैं हर उसकी चेकिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बारीकी से चेक कर रहा हूँ, लगन और निष्ठा के साथ चेक कर रहा हूँ, कर्तव्य परायणता के साथ चेक कर रहा हूँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।